अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने फीडबैक मैकेनिज़्म स्टार्ट किया था। फीडबैक मैकेनिज़्म में हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म पढ़ लिया था। तो हमने क्या कहा था कि जो फीडबैक मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी में दो तरीक़ों से होता है। जो होम्योस्टैटिक रिस्पांस होता है अगेंस्ट एनी डिविएशन, जो कि हमने कंपोनेंट का पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस दो तरीक़ों से किसी भी डिविएशन को रिस्पांस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। और वो दो तरीक़ों जो होते हैं वो एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक हमने पढ़ लिया था कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, और उसमें हमने जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए वो हमने डिटेल से पढ़ लिया था। और उससे हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को समझा दिया था कि कैसे नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए ये सारी रेगुलेशन होती है। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। और हमने ये कहा था कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में सिर्फ कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं, कुछ ही जगहों पे होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत होती है। जो फर्स्ट होता है जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक परफॉर्म होता है होम्योस्टैटिकली, दैट इज़ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के वक्त जो यूट्रस कॉन्टैक्ट होता है बेबी को पुश करने के लिए, तो उस वक्त भी जो होम्योस्टैटिक रिस्पांस होता है अगेंस्ट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो वो पॉजिटिव होता है। सेकंड, लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन के जैसे ही बेबी पैदा हो जाता है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी जो होम्योस्टैटिक रिस्पांस होता है एजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए, तो वो भी क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड जो लास्ट है दैट इज़ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के वक्त कोई भी इंजरी हो जाए पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर एरिया जब इंजर हो जाते तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो होम्योस्टैटिक रिस्पांस होता है तो वो भी पॉजिटिव फीडबैक में आता है, पॉजिटिवली होता है। ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल दूंगा दैट इज़ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। पॉजिटिव फीडबैक में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे पॉजिटिव फीडबैक है और वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के वक्त अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे ये मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है। और मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के हम अगर लोब की बात करिए, हम डिटेल से पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, वो हम वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो सिंपली ये दो लोब पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एक को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब मिल के क्या बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है, दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। एक और न्यूक्लियस होता है दैट इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो ये दोनों न्यूक्लियस, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करना, ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करना। और ऑक्सीटोसिन जैसे ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है तो ये ऑक्सीटोसिन नीचे आता है, ये ऑक्सीटोसिन नीचे आता है। और नीचे यहाँ पे विद इन द एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल में ये वेसिकल में स्टोर हो जाता है, ये वेसिकल में स्टोर हो जाता है। अब ये ऑक्सीटोसिन यहाँ पे स्टोर रहता है, यहाँ पे स्टोर रहता है। अब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कब होता है, इनकेस जब भी ये ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीटोसिन जो है ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, यहाँ से ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है दैट इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है ये पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर हाइपोथैलेमस में पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन को। और वो ऑक्सीटोसिन आता है नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। जब ज़रूरत होती है तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाता है। और ये जब रिलीज़ होगा बॉडी में, इसके बहुत से काम है, बहुत से इंपॉर्टेंट काम है जो कि हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी
एंडोक्राइनोलॉजी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब हम ऑक्सीटोसिन को स्पेशली पढ़ेंगे तो उस वक्त हम ऑक्सीटोसिन का एक एक फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे हम जस्ट पॉजिटिव फीडबैक एग्जाम्पल पढ़ेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जैसे ही ये रिलीज होता है तो ये क्या करता है, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और भी बहुत से काम है इसके जो कि हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड ऑक्सीटोसिन में। तो ये यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जब भी जाता है ब्लड में रिलीज हो जाता है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यूट्रस पे, और यूट्रस पे ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा, ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा, यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे ये एक्ट करेगा और यूट्रस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूट्रस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ऑक्सीटोसिन कब रिलीज़ होना चाहिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये कब रिलीज़ होना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई डिविएशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से होम्योस्टैटिक कंपोनेंट एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा और उसके ज़रिए आप लोग की वो डिविएशन करेक्ट होगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये क्या है, इस डायग्राम में देखें तो ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर आप लोग को पार्ट पता हो तो दैट इज़ ओवरी। ये क्या है, ये ओवरीज हैं, राइट एंड लेफ्ट ओवरीज। अब ये क्या है, ये है फॉलिपियन ट्यूब। ये क्या है, फॉलिपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ये वाला और ये वाला, ये है फॉलिपियन ट्यूब। ये वाला जो बड़ा पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दैट इज़ यूट्रस। ये क्या है, ये है यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होते हैं, फीटस की डेवलपमेंटेशन होती है, फीटस की ग्रोथ होती है। जो फीटस की ग्रोथ होती है ना विद इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, तो वो कहाँ पे होती है, वो यूट्रस में होती है, वो यूट्रस में होती है। अब इस यूट्रस में क्या होता है, इस यूट्रस में होता है फीटस। इस यूट्रस में क्या होता है, फीटस होता है। अब अगर आप लोग यूट्रस को देखें तो 9 मंथ तक जो फीटस होता है वो फीमेल के यूट्रस में पाया जाता है और फीमेल के यूट्रस में वो ग्रो करता है। कब जब ज़रूरत होती है, 9 मंथ जब पूरे हो जाते हैं यूट्रस में फीटस के, तो वो क्या होता है, वो डिलीवर होता है। वो क्या होता है, उसकी बर्थ होनी होती है। तो बर्थ होने के वक्त क्या होता है, ये बेबी पुश आउट होता है। ये बेबी क्या होता है, ये फीटस जो होता है ये पुश आउट होता है और कहाँ पे जाता है, हमारे दुनिया में आने की कोशिश करता है। तो ड्यूरिंग बर्थ ये फीटस क्या होगा, ये पुश होगा, यूट्रस से निकलेगा विजाइनल कैनाल के ज़रिए, और विजाइनल कैनाल के ज़रिए क्या होगा, इसकी बर्थ होगी। तो नीचे क्या है, यूट्रस से नीचे किसके साथ कम्युनिकेट करता है, दैट इज़ विजाइना, दैट इज़ विजाइनल कैनाल या बर्थ कैनाल। तो अगर आप लोग यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के 3 पार्ट है। यूट्रस के कितने पार्ट है, 3 पार्ट। एक ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं फंडस। इसे हम क्या कहते हैं, फंडस, जो अपर पार्ट होता है। और एक ये वाला जो मेजर पार्ट है, ये क्या है, मेजर पार्ट, दैट इज बॉडी। ये क्या है, बॉडी ऑफ द यूट्रस। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जो कि कम्युनिकेट करता है, जो कि बॉडी आके नीचे नैरो हो जाती है और वो नीचे कम्युनिकेट करता है विद वेजाइनल कैनाल, ये वाला रीजन। तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है सर्विक्स। ये क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। अब नॉर्मली जो फीटस होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, डिलीवरी 2 तरीक़ों से होती है, एक लेबर, एक सिजेरियन सेक्शन, 2 तरीक़ों से डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी को हम लेबर बर्थ कहते हैं। लेबर बर्थ क्या होता है, जो फीटस होता है वो थ्रू वेजाइनल कैनाल डिलीवर होता है इनटू एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, ठीक है। और सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, हम फीमेल के एब्डोमेन को काटते हैं और उसके ज़रिए हम फीटस जो है वो के जरिए एब्डोमिनल रीजन से बाहर निकालते हैं, तो दैट इज सिजेरियन सेक्शन, वो सर्जिकल प्रोसीजर है। लेकिन लेबर बर्थ की अगर हम बात करें, नॉर्मल डिलीवरी की हम बात करें, तो फीटस का हेड हमेशा नॉर्मल डिलीवरी में नीचा होता है टुवर्ड्स सर्विक्स, टुवर्ड्स वेजाइना, और उसकी जो बॉडी होती है, फीटस की बॉडी, वो ऊपर होती है। अब जब तक 9 मंथ पूरे नहीं होते, जब तक इसकी डिलीवरी का टाइम नहीं आता, तो ये जो फीटस होता है ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये बॉडी के अंडर पाया जाता है। अब 9 मंथ तक जब ये फीटस विद इन द बॉडी ऑफ द यूट्रस होता है, तो फीमेल की नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली फिजियोलॉजी चल रही होती है, प्रेगनेंसी वाली फिजियोलॉजी चल रही होती है। अब वो 9 मंथ तक उसी फिजियोलॉजी के साथ काम करती है, उसकी बॉडी उसी फिजियोलॉजी के साथ फंक्शनल होती है। अब जैसे ही डिविएशन आता है, डिविएशन क्या है, प्रेगनेंसी है, डिविएशन क्या है, डिविएशन है डिलीवरी। अब 9 मंथ तक प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी चल रही है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो डिलीवरी क्या आ गया है, प्रेगनेंसी में डिविएशन आ चुका है, प्रेगनेंसी में डिविएशन आ चुका है, एंड दैट डिविएशन इज डिलीवरी।
एक्टिवेशन इज अ डिलीवरी। और डिलीवरी किसे कहते हैं कि ये फीटस पुश होगा यूट्रस से और कहाँ पे आएगा, हमारे एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में आएगा। तो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो फीटस का हेड है, वो सर्विक्स की तरफ होता है, उसकी बॉडी ऊपर होती है। अब जैसे ही डिलीवर होना होता है तो ये फीटस नीचे आता है, वेजाइनल कैनाल की तरफ आता है। जब ये वेजाइनल कैनाल की तरफ आता है तो पहले क्या आता है, नर्विंग पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट इज सर्विक्स। तो जैसे ही हेड ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, तो ये सर्विक्स पे प्रेशर डालता है, सर्विक्स पे क्या करता है, प्रेशर डालता है। अब जैसे ही सर्विक्स पे प्रेशर डालता है तो सर्विक्स क्या हो जाते हैं, ये नॉर्मल है तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये स्ट्रेच हो जाते हैं। अब जैसे ही सर्विक्स स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि हेड आ चुका है नीचे, फीटस का हेड आ चुका है नीचे, जैसे ही फीटस का हेड आ चुका है नीचे तो सर्विक्स स्ट्रेच हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं सर्विक्स में, स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं। ये जो रिसेप्टर है, ये जो ब्लैक वाले दिखाए गए हैं आप लोगों को, दैट इज स्ट्रेचो सेंसिटिव रिसेप्टर। अब स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर क्या करता है कि इस डिविएशन को सेंस कर लेते हैं, स्ट्रेचनेस को सेंस कर लेते हैं कि फीटस क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, प्रेगनेंसी में चेंज आ चुका है, प्रेगनेंसी में डिविएशन आ चुका है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही थी 9 मंथ तक, लेकिन अब उसमें चेंज आ चुका है। अब क्या हो रहा है, बेबी डिलीवर हो रहा है, फीटस डिलीवर हो रहा है। तो क्या कर रहा है, उसने डिविएशन लाई है जिसने सर्विक्स को स्ट्रेच कर लिया है, तो स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर जो सेंसर सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो स्ट्रेचनेस की वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सिग्नल भेजते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से सिग्नल भेजते हैं। अब जैसे ही ये सिग्नल चले जाते हैं, ये सिग्नल जाते कहाँ पे हैं, ये सिग्नल जाते हैं हाइपोथैलेमस में, ये सिग्नल चले जाते हैं हाइपोथैलेमस में। किस वजह से, स्ट्रेचनेस ऑफ सर्विक्स की वजह से, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गए हैं, सेंसर सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए हैं, उस मैसेज पहुंचा दिए हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ये क्या करता है कि ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, इन दोनों को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, नीचे यहाँ पे स्टोर ऑक्सीटोसिन था, तो ये वाली न्यूक्लियस सिग्नल भेजते हैं, क्या भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ पे जो स्टोर ऑक्सीटोसिन होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन आ जाता है ब्लड में, ऑक्सीटोसिन क्या आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, सिग्नल चला गया हाइपोथैलेमस में जो कि हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस है। तो कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो गया, किसकी वजह से, स्ट्रेचनेस ऑफ सर्विक्स की वजह से, किसकी वजह से, फीटस की डिलीवरी की वजह से। तो ये क्या आ गया है, मैसेज आ गया है कंट्रोल सिस्टम को कि डिलीवरी हो रही है, चेंज आ चुका है, डिलीवरी को होने दो, डिलीवरी को इंक्रीज करने दो, बेबी को पुश करने दो, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट हो गया है, ये उस करेक्शन को, उस डिविएशन को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की, बेबी को डिलीवर करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेता है, सेकंड नीचे मैसेज लेके आता है और यहाँ पे वेजिकल में जो स्टोर ऑक्सीटोसिन था उसको रिलीज कर लेता है। अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीटोसिन नॉर्मली करता क्या है, ये यूट्रस में जाके यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब अगर आप लोग यूट्रस को देखें तो यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। एक अंदर वाला दैट इज एंडोमेट्रियम, हम डिटेल से पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक बीच वाला देखे है मायोमेट्रियम, एक बाहर वाला दैट इज एक्टोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। जो बीच वाला होता है उसमें मसल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ये बीच वाली लेयर मैंने बनाई है, यहाँ पे भी, ऊपर फंडस में भी और नीचे लेटरल साइड, लेटरल वॉल ऑफ द बॉडी में भी। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, ये मसल्स है, ये क्या है, ये रेड वाली ये मसल है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन जैसे ही आ जाता है तो इन मसल पे इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, इन मसल पे इसके लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। और वो रिसेप्टर होते हैं बेसिकली यहाँ पे 7 पास रिसेप्टर, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये रिसेप्टर होते हैं जी कपल्ड रिसेप्टर, जी क्यों,
ये क्या होते हैं, GQ रिसेप्टर होते हैं। अब जैसे ही ये ऑक्सीटोसिन आ जाता है इसके साथ अटैच हो जाता है, लेटरल वॉल पे भी इसके लिए रिसेप्टर होंगे, यहाँ पे भी ये ऑक्सीटोसिन आएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, अटैच होगा, यहाँ पे भी अटैच होगा, यहाँ पे भी अटैच होगा, सेल पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये सारे ऑक्सीटोसिन लेटरल साइड से एंड सुपीरियर साइड से अटैच हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही GQ को एक्टिवेट कर लेता है, GQ का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या कर रहा है, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यूट्रस के मसल को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ऊपर से भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेटरल साइड से भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब बेबी को ऊपर जाने का तो रास्ता है नहीं, क्योंकि ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेटरल साइड से भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। रास्ता कहाँ है इस फीटस को बाहर निकलने का, दैट इज विजाइनल कैनाल। तो ये क्या होगा, नीचे पुश होगा, ये नीचे पुश होगा। अब जितना ज़्यादा ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑक्सीटोसिन आएगा, वो इस यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेटरल साइड से, सुपीरियर साइड से, तो बेबी पुश होगा। जब बेबी पुश होगा नीचे तो बेबी नीचे आएगा। पहले हेड होता है फीटस का, तो फीटस का हेड जो होता है वो छोटा होता है, बॉडी क्या होती है, बड़ी होती है। अब जैसे ही फीटस नीचे पुश होगा तो ये सर्विक्स को और स्ट्रेच करेगा, ये सर्विक्स को और स्ट्रेच करेगा। जब बॉडी आएगी तो ये सर्विक्स को और स्ट्रेच करेगा। जब सर्विक्स जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच होगा और ज़्यादा, तो ये जितना ज़्यादा सर्विक्स स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर और एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर और एक्टिवेट होंगे। उसकी जो सिग्नल की पोटेंसी होगी, जो सिग्नल की पोटेंसी होगी वो और ज़्यादा हो जाएगी। मोर पावरफुल सिग्नल जो है वो ऊपर भेजेगा। जितना पावरफुल सिग्नल वो ऊपर भेजेगा उतना ही पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है या सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस मोर एक्टिवेट होंगे। जितना ज़्यादा ये और एक्टिवेट होगा, प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन की और इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतने ही ऑक्सीटोसिन का रिलीज और इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है वो यूट्रस को और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब और जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेबी उतना ही और पुश होगा। यहाँ पे क्या है कि बेबी पुश हो रहा है नॉर्मल, बेबी नॉर्मली पुश हो रहा है, डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे जो डिविएशन है दैट इज पुशिंग ऑफ बेबी, पुशिंग ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी में चेंज आ चुका है। अब डिविएशन आ चुका है, पुशिंग ऑफ बेबी। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो फीडबैक जो रिस्पॉन्स है कंट्रोल सिस्टम का, या तो इसको और पुश कर दे, या तो इसको उसकी जो पुशिंग है उसको रोक दे। अगर पुशिंग को रोक रहा है कंट्रोल सिस्टम, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर पुशिंग को और इंक्रीज कर रहा है तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिविएशन आ चुका है, पुशिंग ऑफ बेबी, जो सिग्नल जा चुका है कंट्रोल सिस्टम में, और कंट्रोल सिस्टम जो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है वो इस डिविएशन के अगेंस्ट है या इसके सिमत में है, इसके सिमत में है। जो डिविएशन आ चुका है उसको वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा है, थैंक गॉड कि ये पॉजिटिव फीडबैक। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, बेबी पुश ही नहीं होता, बेबी की पुशिंग को रोक देता ये। तो यहाँ पे ज़रूरत है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। पुशिंग हो रहा है, पुशिंग को और इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू थ्रू ऑक्सीटोसिन, तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट डिविएशन इज delivery of the baby, pushing of the baby. Sensor system is a stretch sensitive receptor in cervix. Control system is a hypothalamus, paraventricular nucleus and a supraoptic nucleus. Effector system is a uterus, जिसकी वजह से जो pushing of baby, delivery of baby है वो और इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत है हम पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। अगर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक अप्लाई होता, आपकी बॉडी नेगेटिवली इसे रेगुलेट करती, तो किस्सा बड़ा ही ख़राब होता। थैंक गॉड, अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह समझने वाला है, अल्लाह बहुत ही हमारे माइंड से बहुत ही ऊंचा है। हम नहीं समझ सकते अल्लाह ताला ऐसा क्यों कर रहा है, हर एक चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा रखा है। तो ये ऐसे पॉजिटिवली क्या कर रहा है, अल्लाह ताला हमारी बॉडी को रेगुलेट करता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है, हमारा दिमाग में नहीं पहुंचता इस लेवल तक कि ये कैसे होता है। बस अल्लाह को पता होता है कि ऐसे ही करना है मैंने, ऐसे ही इंसान को फ़ायदा है। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह लैक्टेशन भी है, इसी तरह ब्लड कोगुलेशन भी है। अब खुद ही सोचे, ब्लीडिंग हो रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए नेगेटिव होता है। ये हम जब पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस में, तो उस वक्त आप लोगों को ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पूरे होम्योस्टेसिस में, होम्योस्टेसिस के हमने सारे पार्ट पढ़ लिए, सारे फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ लिए। हमारी बॉडी में सारा जो फंक्शन चलता है वो होम्योस्टेटिकली ही चलता है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको फिजियोलॉजी बहुत ही ईजी से समझ आएगी। तो पूरे होम्योस्टेसिस में या इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।